दोस्तों, हम इंसानों को नंबर से ज़्यादा नाम याद रखना ज़्यादा इजी लगता है, इसीलिए अब तक हम लोग फ़ोन बुक यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आजकल के दिनों में भी इंटरनेट की दुनिया में हम लोग ऐसे ही एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग DNS बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये DNS है क्या, ये कैसे काम करता है और ये नेटवर्किंग में कैसे हेल्प करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद NDS में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर्स नंबर यूज़ करते हैं, पर इंसानों को इतने इजीली नंबर्स याद नहीं रहते हैं। हम लोग नेम यूज़ करते हैं, नेम हम लोग को याद रह जाता है, पर नंबर्स हम लोगों को इतना इजीली याद नहीं रहता है। इसी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए एक सिस्टम का यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो दोस्तों, DNS के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में IP एड्रेस वाले वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है कि इंटरनेट के ऊपर जितने भी सारे डिवाइसेस हैं, जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं, जितने भी IoT डिवाइसेस हैं, उन सारों का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इसी IP एड्रेस के हेल्प से हर चीज इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, मैं आई बटन में अभी लिंक दे दे रहा हूँ। आप उस वीडियो में क्लिक करके पहले वो वीडियो देख के फिर इस वीडियो में आइए, तभी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। तो नॉर्मली इंसान इतने सारे IP एड्रेस, इतने सारे वेबसाइट्स का IP एड्रेस हम लोग याद नहीं रख सकते। आप लोग ही सोचिए ना, आप लोग दिन में कितने सारे वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, facebook.com, instagram.com, कितने सारे वेबसाइट्स और भी कितने सारे वेबसाइट्स लगातार हम लोग दिन में यूज करते हैं। पर अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि इतने सारे वेबसाइट्स का IP एड्रेस आप लोग याद रखो, क्या आप वो वेबसाइट्स और जिंदगी में कभी विजिट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने हर एक वेबसाइट के साथ एक उसका डोमेन नेम असाइन कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ yahoo.com का जो IP एड्रेस है वो है 72.something। तो मैं अगर आप लोगों को yahoo.com ना लिख के आप लोगों को मैं उसका IP एड्रेस लिख के सर्च करने बोलूँ, क्या आप लोग वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इंटरनेट की दुनिया में हम लोग एक ऐसे सिस्टम को यूज में लेते हैं जो कि एक फोन बुक के ही कंसेप्ट को यूज करता है। दैट इज, उस डोमेन नेम सिस्टम में सारे IP एड्रेस के साथ उनके जो भी रिस्पेक्टिव डोमेन नेम्स है उसको असाइन कर दिया जाता है। और जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम उस डोमेन नेम को रिक्वेस्ट करता है, समझ लीजिए आपके कंप्यूटर से आपने youtube.com लिख के सर्च किया, तो वो डोमेन नेम सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वर पे आपके रिक्वेस्ट किए गए डोमेन के साथ असाइन किया गया जो IP एड्रेस है, फिर उस IP एड्रेस को ढूंढ के आपके कंप्यूटर में वापस आता है वो क्वेरी। फिर आपका कंप्यूटर उस IP एड्रेस के साथ कांटेक्ट करता है। ऐसे इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि कैसे डोमेन नेम सिस्टम काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं और जानते हैं आखिर इसके बारे में कि आखिर ये इन डिटेल्स कैसे काम करता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत साइंस है। ये इतना सा ही नहीं है कि मैंने अपने कंप्यूटर से डोमेन नेम सिस्टम के पास रिक्वेस्ट भेजा IP एड्रेस के लिए और डोमेन नेम सिस्टम से IP एड्रेस वापस आ गया और हम लोग डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे सर्वर्स यूज होते हैं। रिकर्सिव नेम सर्वर हो गया, रूट सर्वर हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं जिसके यूज से हम लोग इस पूरे प्रोसेस को इजीली यूज कर पाते हैं। तो चलिए और थोड़ा डिटेल्स में जाके समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। आपने आपके कंप्यूटर से किसी भी एक वेबसाइट को विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल youtube.com जो ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम पहले आपके डिवाइस पे उसका रिस्पेक्टिव IP एड्रेस ढूंढेगा। वो कैसे? आप शायद दिन में बहुत बार youtube.com सर्च करते हो, तो जब पहली बार आपने सर्च किया था तो पहली बार आपके डिवाइस ने जब डोमेन नेम सर्वर को रिक्वेस्ट किया, वहां से उसका जो भी आउटपुट है उसको लेके अपने ही लोकल कंप्यूटर में कैश मेमोरी के फॉर्म में उसे स्टोर कर लिया। कैश मेमोरी में हम लोग अपने लैपटॉप से जितने भी नॉर्मल साइट्स में हम लोग विजिट करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, वो हम लोग का लैपटॉप या फिर हमारा जो कंप्यूटर है उसे कैश मेमोरी में डंप करके रख देता है, ताकि फिर अगले टाइम जब हम लोगों को वो वेबसाइट विजिट करना पड़े, हम लोगों के अपने ही सिस्टम में उसका असाइंड IP एड्रेस मिल जाए। तो अभी समझ लीजिए आपने आपके सिस्टम में एक ऐसे वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजा जो कि आपके सिस्टम पे उसका IP एड्रेस नहीं है, तो आपके डिवाइस से पहले वो क्वेरी रिकर्सिव नेम सर्वर पे जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिकर्सिव नेम सर्वर हमारा जो ISP है उसके पास होता है। तो आपने जब एक ऐसे वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजा तो वो पहले
आपके रिकर्सिव नेम सर्वर पे जाएगा, वहां पे ढूंढेगा। उस सर्वर में ढूंढने के बाद जब उसको वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो वो आईपी एड्रेस वापस आपके डिवाइस में भेजेगा। फिर आपका जो सिस्टम है उस आईपी एड्रेस के हेल्प से डायरेक्टली उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर पाएगा। फिर वापस नेक्स्ट टाइम जब आप लोग उस वेबसाइट को विजिट करना चाहोगे तब ये क्वेरी वापस रिकर्सिव नेम सर्वर पे या फिर किसी भी सर्वर पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो कैश मेमोरी के फॉर्म में उस आईपी एड्रेस को स्टोर कर चुका है आपके सिस्टम में। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप उस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आप ही के सिस्टम में कैश मेमोरी का सर्च करने के बाद उस आईपी एड्रेस से डायरेक्ट उस वेबसाइट के साथ आपका डिवाइस कनेक्ट कर पाएगा। इसके अंदर भी और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं इतना डिटेल्स में आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे डिटेल्स को इसी एक ही वीडियो में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन डे टू डे बेसिस हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ता होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के शायद कभी क्या ऐसा हुआ है कि आप समझ लीजिए किसी एक वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो वो वेबसाइट आज नहीं खुल रहा, फिर कल आपने सर्च किया, कल भी नहीं खुल रहा, इसके बाद वाले दिन आप लोगों ने जब भी सर्च किया तो आपको वो वेबसाइट नजर आने लगा। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि वो वेबसाइट आप लोग आपके डिवाइस से पहली बार विजिट करना चाहते हो और आपका जो रिकर्सिव नेम सर्वर है उस रिकर्सिव नेम सर्वर में भी वो वेबसाइट का कोई आईपी एड्रेस उसने स्टोर करके नहीं रखा है। तो आपने जब उस रिकर्सिव नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया तो रिकर्सिव नेम सर्वर के पास भी वो समझ लीजिए वो आईपी एड्रेस स्टोर्ड नहीं है, वेबसाइट स्टोर्ड नहीं है। रिकर्सिव नेम सर्वर फिर रूट सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, रूट सर्वर के पास नहीं होगा तो फिर वो अगले लेवल पे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 24 से 48 आवर्स का टाइम लगता है। इसीलिए शायद आप लोगों ने जब पहली बार किसी एक वेबसाइट को अपने डिवाइस से सर्च करने का ट्राई किया तो शायद वो 24 से 48 आवर्स तक आपको नजर ना आए। इसके बाद आप लोगों को शायद वो आपके रिकर्सिव नेम सर्वर में वो स्टोर्ड हो गया हो, फिर आपके डिवाइस को उससे प्रोवाइड कर पाया हो। ये पहला प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम, समझ लीजिए आप किसी एक ऐसे वेबसाइट में विजिट कर रहे हो जो कि नॉर्मल कॉमन है। समझ लीजिए youtube.com आप रेगुलरली विजिट करते हो, आपने आपके डेस्कटॉप में youtube.com लिख के एंटर मारा। तो क्योंकि आप इस वेबसाइट को आप रेगुलरली यूज करते हो तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो डिवाइस है वो उसके कैश मेमोरी में उस youtube.com वेबसाइट का आईपी एड्रेस अपने ही कैश मेमोरी में स्टोर करके रख चुका है। तो समझ लीजिए इन बैकग्राउंड youtube.com ने अपना जो ये आईपी एड्रेस है ये किसी कारण चेंज कर दिया। जब ये आईपी एड्रेस चेंज होगा तो आप लोग जब उस पुराने आईपी एड्रेस के हेल्प से आपके कंप्यूटर से सर्च करोगे तो आपको वो वेबसाइट नहीं नजर आएगा। उस ब्राउजर का जो भी डेटा है उसको फ्लैश आउट करके हम लोग इजीली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और जो प्रॉब्लम आता है डे टू डे बेसिस, हम लोगों ने कुछ ऐसे एक वेबसाइट का सर्च किया, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ऐसे वेबसाइट का सर्च किया जो कि हमारे रिकर्सिव नेम सर्वर में उसका आईपी एड्रेस स्टोर्ड नहीं है। तो आपका रिकर्सिव नेम सर्वर फिर टाइम ले लेगा ना, उसको फिर प्रोसेस करने में 2-3 दिन लग जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग पब्लिक डीएनएस का यूज करते हैं। जैसे कि गूगल का एक पब्लिक डीएनएस है, आप लोग आपके स्मार्टफोन में भी डीएनएस के सेटिंग्स में जाके उस डीएनएस होस्ट नेम को देने के बाद आप लोग आराम से उस डीएनएस के साथ कनेक्ट होने के बाद आपका रिकर्सिव नेम सर्वर के पास आपका रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, डायरेक्ट गूगल डीएनएस में या फिर किसी भी पब्लिक डीएनएस के साथ जिसके साथ आप लोगों ने कनेक्ट किया है उस डीएनएस में रिक्वेस्ट जाने के बाद वापस आपके डिवाइस में आके फिर आप सर्च कर पाओगे। तो इन पब्लिक डीएनएस के हेल्प से हम लोग बहुत हद तक इस वेबसाइट के इन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के हेल्प से आप लोगों के डीएनएस के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है उनको मैं सॉल्व कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि आखिर ये इंटरनेट का दुनिया कैसे काम करता है। नीचे कमेंट करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।